हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन अकेडमी दैट इज़ A to Z केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे, मेरे अकेले के नहीं, आपके भी प्लेटफॉर्म पे, आपकी खुद की अकेडमी पे, जिसका नाम है A to Z केमिस्ट्री। तो गाइस, हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था क्लास 12th का, और उसी सीरीज़ के अंदर आज हमारा डे 2 लेक्चर है। और डे 2 लेक्चर के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करना है। जैसे कि आप बोर्ड पे देख भी रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमारा कल लास्ट का टॉपिक रहा था, जिसके अंदर हमने लास्ट में फैक्टर्स किए थे कि कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। आज इसके आगे का हमने काम करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये लेक्चर। और ये लेक्चर इंपॉर्टेंट के साथ साथ खास पता है क्यों है? क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ईजी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो ईजी प्लस इम्पॉर्टेंट का तालमेल बन जाए ना, तो और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है ना, मज़ा भी आता है पढ़ने में। तो ठीक है, करते हैं। लो जी, हमारा पार्ट का नाम है, आज टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है भाई? लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से आपने एक केमिकल रिएक्शन ली, AA प्लस BB इक्विलिब्रिया CC प्लस DD। ये कोई केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर पिछली क्लास में हमने किया था कि जो रेट होता है रिएक्टेंट का नेगेटिव होता है, प्रोडक्ट का पॉजिटिव होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट मतलब डॉट, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे भी रिएक्टेंट कौन सा है? यहाँ पे A, और कौन सा है? B। A और B की मोलर कंसंट्रेशन, ये देखो आपने कल भी किया था, A की कंसंट्रेशन लिखनी है, A की कंसंट्रेशन, ये लिख दी A की कंसंट्रेशन। जब भी किसी चीज़ को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं तो उसका मतलब आप उसकी क्या लिख रहे हैं? कंसंट्रेशन। B की कंसंट्रेशन लिखना चाहते हैं, मतलब B को रख दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो A की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ B की कंसंट्रेशन विद रेज टू द पावर इट्स कोफिशिएंट्स। जितने उसके कोफिशिएंट्स हैं, जितने उसके पावर हैं, जितने उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो सब चढ़ गए उसके नंबर ऑफ मोल्स के पावर के ऊपर। तो डेफिनेशन क्या बनी? रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to प्रोडक्ट मतलब ये डॉट की बात कर रहा है। प्रोडक्ट किस चीज की? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की विद रेज टू द पावर, उसके पावर चढ़ा दिया, रेज टू द पावर इट्स कोफिशिएंट्स, उसके जो कोफिशिएंट्स आ रहे थे उनको क्या चढ़ा दिया आपने? रेज टू दी पावर। आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। बहुत इजी है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के अंदर हमने कहा N2 प्लस 3H2 गोज टू 2NH3। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 की कंसंट्रेशन डॉट H2 की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे 1 है तो ऊपर 1 आ गया, यहाँ 3 है तो ऊपर क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है। ये है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद एक लॉ और आता है। देखो, यहाँ तक करने के बाद एक लॉ और आता है जिसका नाम है रेट लॉ। वो लॉ इस लॉ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और इससे थोड़ा सा अलग बात कहता है। इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखिए, रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ कहता है, जैसे मान लो आपके पास ये केमिकल रिएक्शन है। अभी अपन एग्जांपल यही वाला ले लेते हैं। AA प्लस BB गोज टू CC प्लस D। रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ के हिसाब से जो रेट है ना केमिकल रिएक्शन का जो रेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर, A और B तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे साथ में A की पावर A नहीं आएगा और B की पावर B नहीं आएगा। क्या आ गया? ये अल्फ़ा और बीटा। अब आप कहोगे मैडम ये अल्फ़ा और बीटा कहाँ से आया? कहता है अल्फ़ा और बीटा वो कोफिशिएंट्स हैं, अल्फ़ा एंड बीटा are those coefficients
at which the rate of reaction actually depends, very important word, actually depends, जिस पे रिएक्शन में डिपेंड कर रही थी। ये नहीं कि सारे के सारे कोफिशिएंट्स उठा के ऊपर रख दिए, नहीं, कहता है जिस पे रिएक्शन असली में डिपेंड कर रही है, एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड, जिस पे रिएक्शन डिपेंड कर रही है। अब ये कैसा पता लगेगा? ये पता लगेगा उसके मैकेनिज्म से। एक मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि रिएक्शन एक्चुअली इस बात पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही। जैसे चलो एक्चुअली डिपेंड्स वाली बात भी करेंगे। मैकेनिज्म के अंदर देखिए, मैकेनिज्म के अंदर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2NO2 प्लस F2 गोज़ टू 2NO2F, ये आपके पास एक रिएक्शन है। अब हमें दिखने में कैसा लग रहा है कि जो रेट है वो इस पे भी डिपेंड करना चाहिए था, मतलब जो रेट है वो ये होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? NO2 की पावर 2 और F2 की पावर 1। बट जब इसको चेक किया गया तो ये नहीं निकला, ये क्वाइट रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग। वो रेट क्या पाया गया? वो रेट ये पाया गया कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2 की पावर सिर्फ 2, F2 पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। तो ये बात कैसे पता लगेगी? ये बात पता लगेगी कि रिएक्शन का मैकेनिज्म देख के। अभी आप यहीं पे मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। कैसे हमें कैसे पता लगेगा मैडम मैकेनिज्म का? हमें याद करना पड़ेगा। आपकी बुक के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि रिएक्शन अलग है, उसका मैकेनिज्म कुछ और कह रहा है। तो कहता है मैकेनिज्म ही सही सच्चाई बताता है, मैकेनिज्म ही आपको बताता है कि रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड किस पे कर रही है। जिस पे डिपेंड कर रही है वो ही आपका अल्फा होगा, वो ही आपका बीटा होगा। दैट इज कॉल्ड अल्फा और बीटा। और रेट लॉ ने अल्फा और बीटा के बारे में ही बताया। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ समझ आ रही होगी। एक बार मैकेनिज्म डिस्कस कर लेंगे तो थोड़ी सी और समझ में आने लग जाएगी। बाकी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बने रहिएगा। अगर ये नहीं देखा ना तो ये लेक्चर ऊपर से निकल जाएगा और फिर आने वाली क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने कहा ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहा है। तो देखते हैं एक बार मैकेनिज्म को, एक बार देख लेते हैं। इसका कहता है मैकेनिज्म कहता है मैकेनिज्म स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने क्या ले लिया? NO2 प्लस NO2 क्या बन गया? NO3 प्लस NO3 प्लस NO बन गया, NO3 प्लस NO बन गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोडक्ट, एक बार सीधा ले लो, हमें नहीं पता अभी क्या लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, NO3 प्लस NO आ गया। अब जो फर्स्ट स्टेप होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, फर्स्ट स्टेप इज द, जो मेन बात समझाने जा रही हूँ सिर्फ उसी को समझिएगा। फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप ही भगवान होता है। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये क्या? रेट को डिटरमाइन करने का स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारा ये बन गया। अब सेकेंड, अब देखो रिएक्शन ये थी हमारे पास, रिएक्शन के अंदर से हमने 2 मॉलिक्यूल्स इसके ले लिए, एक ये रहा एक ये रहा, F2 को तो कहीं पे लिया ही नहीं। तो अब आपके पास है NO3 प्लस F2। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया? जो भी प्रोडक्ट आपके पास बना, मैंने इसको लिख दिया क्या? प्रोडक्ट। अब ध्यान देना, ध्यान ये नहीं देना कि आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, बस ये ध्यान रखना है कि इट इज़ अ फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप ही भगवान है, स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। फास्ट स्टेप का रिएक्शन की रेट का पता लगाने में कोई भी रोल नहीं है। तो फास्ट स्टेप से हमें कुछ भी पता नहीं लगेगा। हमें सबसे ज़्यादा किससे पता लगेगा? स्लो स्टेप से पता लगेगा। तो हमने ये बात ध्यान देनी है, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्लो स्टेप को ही यहाँ पे इंपॉर्टेंस देनी है। इसको फटाफट से एक बार देख लीजिएगा, मैं रब कर रही हूँ, इसका कुछ खास रोल नहीं था। मेन आपने क्या कहना है, ये अल्फा और बीटा, यानी कि जिस पे रिएक्शन असली में डिपेंड कर रही है। तो ये वर्ड आपने लिखना है कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ आप क्या बात बनाओगे? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ molar concentration of reactant particles at which and power raised to the
कोफिशिएंट्स एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स, रेट ऑफ रिएक्शन जिस पे असली में डिपेंड कर रहा है, जो ये वर्ड उठाऊंगी एक्चुअली डिपेंड्स, जिस पे रिएक्शन असली में डिपेंड कर रही है। ये बात कैसे पता लगेगी? उसके मैकेनिज्म से आपको याद रखनी पड़ेगी कि किसका मैकेनिज्म क्या कहता है, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे सुनो, अब यहाँ से एक और डेफिनेशन निकल के आएगी। हमने कहा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर अल्फा बी पावर बीटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, यहाँ से क्या आ गया? के, ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। ये जो के है, ये के यहाँ पे क्या है? दैट के इज कॉल्ड रेट का कांस्टेंट। अब कहता है कंडीशन अप्लाइड। कंडीशन क्या अप्लाई करी? इफ ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन अगर आप 1 कर दें, बड़े ध्यान से सुनना, अगर ए को और बी को आप क्या कर दें? 1 कर दें, तो R इज इक्वल्स टू के 1 की पावर समथिंग और 1 की पावर समथिंग, 1 ही जाएगा, ये पूरा 1 हो गया। तो के किसके इक्वल बन गया आपका? रेट के। तो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन निकल के सामने आएगी कि रेट कांस्टेंट को आपने डिफाइन करना है, तो मे बी डिफाइंड एज इक्वल टू, किसके इक्वल बन रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन के। क्या कहता है कि रेट कांस्टेंट किसके इक्वल बन गया? रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल बन गया। कब बन गया? जब कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट आर टेकन एज यूनिटी। जब कंसंट्रेशन को आपने क्या ले लिया? यूनिटी ले लिया। यूनिटी का मतलब, यूनिटी बोले तो सिंगल, यूनिटी बोले तो 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट किसी को? ठीक है, हाँ जी, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये है आपके पास रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। रेट कांस्टेंट क्या होता है? 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट किस किस बात पे डिपेंड करता है? रेट कांस्टेंट के फैक्टर एक बार देख लेते हैं। 1 या 2 ही फैक्टर हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। कहता है रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है रेट का कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट किस बात पे डिपेंड कर रहा है भैया? रेट कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है, जितनी रेट कांस्टेंट की वैल्यू हाई होगी, रिएक्शन की रेट उतनी ही फास्ट होगी। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत अच्छा है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी हाई होगी, रिएक्शन की स्पीड उतनी ही फास्ट होगी। पहला फैक्टर। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन का रेट भी क्या हो गया? चेंज। रिएक्शन का रेट क्या हो गया? चेंज। टेम्परेचर के चेंज होने से, टेम्परेचर बढ़ाने से या टेम्परेचर घटाने से रिएक्शन का रेट क्या हो गया? चेंज। तीसरा, डिफरेंट रिएक्शन। मैंने कहा ये ए से लेके बी तक की है, ये सी से लेके डी तक की है, ये ई से लेके एफ तक की है। अलग अलग रिएक्शन, डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट रेट कांस्टेंट। अलग अलग रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या है? अलग अलग है। ये 3 फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर? जिस पे, यानी कि जिसमें मतलब रेट कांस्टेंट की फैक्टर नहीं आएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक समझते ही होगे। इतनी हिंदी तो मुझे भी नहीं आ रही, ठीक है। रेट कांस्टेंट बढ़ा यानी कि रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है। एक रिएक्शन जिसका रेट कांस्टेंट कम है, एक रिएक्शन जिसका रेट कांस्टेंट ज़्यादा है। जिसका रेट कांस्टेंट ज़्यादा है उसकी स्पीड अच्छी होगी। डन। टेम्परेचर घटा बढ़ा, टेम्परेचर चेंज हुआ, रेट कांस्टेंट घट गया। अलग अलग रिएक्शन के लिए, पहली रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट अलग होगा, दूसरी रिएक्शन के लिए कोई रेट कांस्टेंट अलग होगा, तीसरी रिएक्शन के लिए कोई रेट कांस्टेंट अलग होगा। कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैल्यू हमेशा सेम होगी या रेट कांस्टेंट की कोई फिक्स वैल्यू है आपको गिवन होगी, नहीं। हर एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा? अलग अलग होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं आगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कर दूँ रब?
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहता है जी? ऑर्डर इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ में अभी अपन एक बात सीखी कि एक रिएक्शन है AA प्लस BB गोज़ टू प्रोडक्ट, तो हमने कहा रेट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर अल्फ़ा B की पावर बीटा। अभी अल्फ़ा और बीटा वो कोफिशिएंट्स हैं जिन पे रिएक्शन डिपेंड कर रही है, एक्चुअली डिपेंड्स। बार बार मैं इस बात को नोट करवा रही हूँ तुम्हें ताकि ये तुम्हारे दिमाग में भेजे में घुस जाए। एक्चुअली वर्ड बहुत यूज़ करना है। अगर तुमने इस रिएक्शन अगर डेफिनेशन आई और एक्चुअली वर्ड नहीं लगाया ना तो नंबर कट। एक्चुअली वर्ड की ही अपनी एक इंपॉर्टेंस है जिस पे रिएक्शन असलियत में एक्चुअली डिपेंड्स कर रही है। ऑर्डर क्या कहता है? ऑर्डर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, मतलब कोफिशिएंट्स का सम जिस पे रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड कर रही थी। आप कहोगे मैडम तो एक्चुअली के पीछे ही पड़ गई है ना? क्या करूँ, एक्चुअली वर्ड की वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली बहुत है ठीक है, तो जिस पे रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड कर रही है उन कोफिशिएंट्स का सम कर देना है। तो क्या बना? इट इज द सम ऑफ कोफिशिएंट्स एट विच द रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स, जिस पे रिएक्शन असली में डिपेंड कर रही थी उन कोफिशिएंट्स का आपा ने क्या लेना है? सम ले लेना है। सम ले लेना है अल्फा प्लस बीटा जिस पे रिएक्शन असली में डिपेंड कर रही थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फा प्लस बीटा 0 भी हो सकता है, तो इस टाइम पे रिएक्शन का रेट क्या कहलाएगा? 0 ऑर्डर। अल्फा प्लस बीटा 1 भी हो सकता है, तो क्या कहलाएगा? फर्स्ट ऑर्डर। अल्फा प्लस बीटा 2 भी हो सकता है, क्या कहलाएगा? सेकंड ऑर्डर। अल्फा प्लस बीटा 3 भी हो सकता है, क्या कहलाएगा? थर्ड ऑर्डर। इट मे बी ऑनवर्ड। 0 वाला ध्यान रखना, 0 भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है अभी देखेंगे, ठीक है। जब रिएक्शन किसी पे भी डिपेंड नहीं करी, नंबर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही होती, तो इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है? 0। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप अपनी बुक में से इसके 0 ऑर्डर के एग्जाम्पल स्पेशली याद करके जाइएगा। पेपर में इसी में से फंसाता है 0 ऑर्डर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, और आपसे पूछ सकता है कि कौन सी 0 ऑर्डर होता है जिस पे रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही। जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही होती तो वो 0 ऑर्डर होता है। जब फर्स्ट पे इन दोनों का सम 1 आ जाता है तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है। अच्छा, इट मे बी इन द डेसिमल ऑल्सो। अल्फा प्लस बीटा जो ये जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा ये 2/3 ऑर्डर जो है इसका वो चेंज हो सकता है। तो एक क्वेश्चन है आपके पास, हमने कहा रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1 बी की पावर 1/2। ऑर्डर बता दो। बहुत सिंपल है, ऑर्डर बता दो। ऑर्डर क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा 1 + 1/2 दैट इज 3/2, दैट इज द आंसर। तो ऑर्डर जो है दैट विल बी इन द फ्रैक्शन ऑल्सो, फ्रैक्शन में, ठीक है। डन, समझ आ गया। अब छोटी छोटी सी 2-3 डेफिनेशंस और हैं। आज का टॉपिक रेट लॉ एंड ऑर्डर ही था, मेनली हो चुका है। अब छोटी छोटी सी 2 डेफिनेशन हैं, इस पे आ जाइए। क्या कहता है? 2 डेफिनेशन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होती है भाई बताइएगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, नाम से ही क्लियर हो रहा है। कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन विच टेक्स 2 और मोर देन 2 स्टेप्स, ऐसी रिएक्शन जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स में पूरी होती है, वो रिएक्शन क्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। वेरी इजी, 1 नंबर में, आधे नंबर में भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? कहता है A + B मिल के C + D दे रहा है। बड़े ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मैंने कहा कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल? हमने कहा 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये रहा, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये रहा। मोलिकुलैरिटी क्या कहता है? मोलिकुलैरिटी कहता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये स्फीयर बॉल है, स्फेरिकल। दीज आर एज्यूम्ड टू बी बिग स्फेरिकल बॉल्स। और अगर ये जब 2 स्फेरिकल बॉल आपस में टक्कर हो रही है, कोलोइजन हो रहा है, कोलोइजन के होने से क्या हो गया? उनका कोलोइजन अच्छा होना चाहिए, उनका कोलोइजन ऐसा होना चाहिए कि वो नेक्स्ट जनरेशन तक, मतलब नेक्स्ट प्रोडक्ट तक आसानी से पहुंच सकें। दोबारा सुनो,
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर बिग स्फेरिकल बॉल्स। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हमने क्या मान लिया, बिग स्फेरिकल बॉल्स। जब ये आपस में टकराई इनका क्या हो गया, कोलोइजन हो गया, और कोलोइजन से होने से रिजल्ट क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। कहते हैं कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं कहाँ पे, रिएक्टेंट के पास, कि वो टकरा सकते हैं कोलोइजन करवाने के लिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन टेक पार्ट इन द कोलोइजन, कोलोइजन के अंदर कितने पार्टिकल्स हिस्सा लेंगे। जैसे N2 + 3H2 गोज टू प्रोडक्ट, कितने पार्टिकल्स हैं जो कोलोइजन में हिस्सा ले रहे हैं, एक तो ले लिया नाइट्रोजन का, 3 ले लिया हाइड्रोजन के, 1 + 3 टोटल कितना हो गया 4। मोलिकुलैरिटी कितनी हुई 4 की। मेरी बात समझ में आ गई। मोलिकुलैरिटी इज डायरेक्ट द नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, रिएक्शन को करने में कितने पार्टिकल्स हिस्सा ले रहे हैं, वो क्या कहलाती है, उसकी मोलिकुलैरिटी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक और, रेट कांस्टेंट की, उसी को ख़त्म करेंगे, बस इसके साथ क्लास ख़त्म कर देंगे। रेट कांस्टेंट की यूनिट पे आ जाओ, रेट कांस्टेंट की यूनिट, रेट कांस्टेंट। सबसे पहले आओ जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होती है रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर 0, जब कोफिशिएंट्स अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है 0 है, ये जीरो ऑर्डर है। R = K, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या कहलाती है 1, तो R = K हो गया, K = R हो गया। R क्या है, रेट, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर। टाइम यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो यूनिट क्या बन गई रेट कांस्टेंट की, K की यूनिट बनी जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट। अब आ जाओ फर्स्ट ऑर्डर पे। फर्स्ट ऑर्डर पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1। बड़े ध्यान से समझना, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, K आ गया, A की पावर 1। रेट की यूनिट क्या होती है, अभी करी, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। K की आपने निकालनी है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, अभी तो करी, मोल्स पर लीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, मोल्स पर लीटर। 1 मोल से 1 मोल कट गया, 1 पर लीटर से 1 पर लीटर कट गया। K कितना आ गया आपका, पर सेकेंड। K कितना आ गया, पर सेकेंड। ये किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्या आप ऐसे ही सेकंड ऑर्डर की निकाल सकते हो, क्या आप ऐसे ही थर्ड ऑर्डर की निकाल सकते हो, हाँ जी। तो कमेंट सेक्शन के अंदर सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर अप टू सो ऑन मुझे निकाल के भेजिएगा, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जिसको अच्छी लगी हो थम्स अप के साथ शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ बच्चे बच्चे तक पहुँचे, सबको फ़ायदा हो। फ्री फंड में हो रहा है तो करवा लेने दो ना, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मेरा तो बहुत कुछ जा रहा है, मेरा टाइम जा रहा है। आप लोगों का क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा, सिर्फ एक लाइक करना है और एक शेयर करना है, ठीक है। तो जितना हो सके साथ दीजिए, चैनल को प्यार दीजिए, हम इस चैनल को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। तो ठीक है जी, ओके, बाय बाय, टेक केयर।